संडे आफ्टरनून की धूप ठाणे के एक बैंक्वेट हॉल की टिंटेड ग्लास विंडोज से छनकर आ रही थी, जहां एक एक्सटेंडेड मिडिल क्लास फैमिली के 50 मेंबर्स एक 60th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। कैटरर्स द्वारा पूरी भाजी और गुलाब जामुन से भरी पेपर प्लेट्स साफ करने के बाद फैमिली के एल्डर्स व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स के एक सेमी सर्कल में इकट्ठा हो गए। सेंटर में 58 ईयर ओल्ड संजय मामा बैठे हुए थे, जो अपनी सभा जमाए हुए थे। देखिए, संजय मामा ने अपने मसाला चाय के कप से इशारा करते हुए अनाउंस किया, वेल्थ बनाना पूरी तरह से फॉरसाइट का मामला है। 2005 में जब मैंने पवई में 22 लाख रुपीज में 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा था, तब सबने मुझसे कहा था कि मैं पागल हूं। उन्होंने कहा कि ये जंगल में है और चारों तरफ दलदल से घिरा है, लेकिन मैंने विजन देखा। मुझे पता था कि आईटी कंपनीज आ रही हैं। आज उस फ्लैट की वैल्यू 1.8 करोड़ रुपीज है। इसे कहते हैं रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। यंगर कजिन्स अपने फोन्स पर नोट्स बनाते हुए पूरी श्रद्धा और खामोशी के साथ सुन रहे थे। फैमिली के लिए संजय मामा एक लेजेंडरी मार्केट सेज थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी फाइनेंशियल एक्यूमेन ने फैमिली की उनकी ब्रांच को अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंस तक पहुंचा दिया था। द मिथ ऑफ संजय मामाज विजन। फैमिली को क्या दिखता है स्ट्रेटेजिक जीनियस, टेक बूम का फोरसाइट, परफेक्ट रियल एस्टेट मार्केट टाइमिंग। एक्चुअली क्या हुआ? कम्यूट पैनिक नियर ऑफिस, नवी मुंबई डील कोलैप्सड, 10 ईयर ग्लोबल मैक्रो बूम, एक्सट्रीम टेलविंड्स यानी लक। फिर भी अगर आप हिस्ट्री की परतों को खोलकर देखें तो ट्रुथ काफी कम डेलिब्रेट था। लेट 2004 में संजय मामा कोई अर्बन प्लानिंग मास्टर प्लान्स या डेमोग्राफिक ग्रोथ वेक्टर्स का एनालिसिस नहीं कर रहे थे। वे बस सीवियर नी पेन से परेशान थे और एलबीएस मार्ग पर अपने ऑफिस से 3 किलोमीटर के दायरे में एक अपार्टमेंट चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने नवी मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश में 6 मंथ्स बिता दिए थे, लेकिन लास्ट मिनट पर डील टूट गई क्योंकि सेलर ने प्राइस का 40% कैश में मांगा था, जो पैसे संजय के पास नहीं थे। फ्रस्ट्रेशन और थकान से तंग आकर उन्होंने पवई वाले फ्लैट को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि बिल्डर बैंक लोन के जरिए 100% चेक पेमेंट स्वीकार करने को तैयार था। 2005 और 2015 के बीच जो हुआ वह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े रियल एस्टेट अप्रिसिएशन साइकिल्स में से एक था। इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट बूम, ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी, रैपिड अर्बनाइजेशन और गिरते होम लोन इंटरेस्ट रेट्स से आई एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक टाइड ने मुंबई के हर सबर्बन नोड में प्रॉपर्टी वैल्यूज को काफी बढ़ा दिया। संजय मामा ने टाइड का कोई कैलकुलेशन नहीं किया था। वह तो बस सही वक्त पर समुद्र के बीच में आ गिरे थे जब लहर उठी थी, और उन्होंने अगले 2 डिकेड्स खुद को और अपने आसपास के हर इंसान को ये यकीन दिलाने में बिता दिए कि वह एक मास्टर स्विमर हैं। सेक्शन ब्रेक। द अदर साइड ऑफ द टेबल, द स्टोरी ऑफ हरीश। उसी बैंक्वेट हॉल के दूसरे कोने में शांति से बैठे थे हरीश, जो संजय के 44 ईयर ओल्ड छोटे भाई थे। अगर संजय को फैमिली का ओरेकल माना जाता था तो हरीश को एक कॉशनरी टेल की तरह देखा जाता था। मिड 2019 में एक लॉजिस्टिक्स फर्म में 15 ईयर्स तक ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करने के बाद हरीश ने एक कैलकुलेटेड एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने बेंगलुरु में बढ़ते फूड डिलीवरी इकोसिस्टम पर रिसर्च करने में 8 मंथ्स लगाए। उन्होंने क्लाउड किचन डेंसिटी को एनालाइज किया, हाई यील्ड डिलीवरी जोन्स को मैप किया, एक रेप्यूटेबल फ्रेंचाइजी पार्टनर सिक्योर किया और कोरामंगला में एक छोटा फूड डिलीवरी आउटलेट खोलने के लिए अपनी एक्यूमुलेटेड पर्सनल सेविंग्स में से 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। हरीश का ऑपरेशनल मॉडल डिसिप्लिन्ड था। उनके फिक्स्ड ओवरहेड्स कम थे, उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव थी और जनवरी 2020 तक उनकी किचन शेड्यूल से पहले ही ब्रेक इवन कर रही थी। हरीश की वेंचर ट्रेजेक्टरी, डिसीजन क्वालिटी एक्सीलेंट थी। 8 मंथ्स की मार्केट रिसर्च, 0 एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट रेंट, मंथ 3 से पॉजिटिव यूनिट मार्जिन्स, हेल्दी वर्किंग कैपिटल बफर। इसका रिजल्ट एक साउंड स्ट्रेटेजी था। आउटकम काफी डेवास्टेटिंग रहा। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन्स, डाइन आउट और डिलीवरी फ्रीज, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो गई, रेवेन्यू 95% गिर गया। इसका रिजल्ट था एक्सोजेनस शॉक रिस्क। फिर आया मार्च 2020। कोविड-19 पैंडेमिक एक नॉन नेगोशिएबल फाइनलिटी के साथ आया। ओवरनाइट कोरामंगला के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ने स्ट्रिक्ट विजिटर बैन्स लगा दिए, इंस्टीट्यूशनल टेक पार्क्स खाली हो गए और फूड कंटेमिनेशन के डर की वजह से डिलीवरी वॉल्यूम्स 95% तक गिर गए। 6 मंथ्स तक हरीश ने एक आइडल कमर्शियल स्पेस का रेंट दिया और अपने किचन स्टाफ को सैलरी एडवांसेस दी ताकि अपने वेंचर को अफलोट रख सकें। लेट 2020 तक उनका वर्किंग कैपिटल पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
उन्हें किचन परमानेंटली बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनका पूरा 7 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट डूब गया। फैमिली फंक्शन में वापस रिश्तेदार हरीश के बारे में दबी आवाज और हमदर्दी भरे टोन में बात कर रहे थे। हरीश में हमेशा विजन की कमी रहती है। वह बिना सोचे समझे चीजों में कूद पड़ता है। उसे पता होना चाहिए था कि फूड बिजनेस बहुत रिस्की होते हैं। वह संजय मामा की तरह कॉशस और शार्प क्यों नहीं हो सकता। इस जजमेंट का स्ट्रक्चरल इनजस्टिस बहुत गहरा है। हरीश ने एक डिसिप्लिन्ड, वेल रिसर्चड बिजनेस स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट की थी। जिस ताकत ने उसके वेंचर को बर्बाद किया, वह खराब जजमेंट, इनकम्पिटेंस या लापरवाही नहीं थी। वह एक अनप्रेडिक्टेबल, वंस इन अ सेंचुरी ग्लोबल मेडिकल कैटास्ट्रॉफी थी। हरीश पर रिस्क की मार पड़ी। संजय मामा को लक का साथ मिला। फिर भी मिडिल क्लास नैरेटिव ने पूरे आउटकम का श्रेय या दोष इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही दे दिया। द लक वर्सेस रिस्क मैट्रिक्स। एक अच्छे डिसीजन और पॉजिटिव आउटकम के लिए रिजल्ट सक्सेस होता है, जिसे स्किल का नाम दिया जाता है, और यह अक्सर लक से ड्रिवन होता है। एक नेगेटिव आउटकम के साथ रिजल्ट मिसफॉर्च्यून होता है, जिसे स्टुपिडिटी माना जाता है, जो रिस्क से ड्रिवन होता है। एक पुअर डिसीजन और पॉजिटिव आउटकम के लिए रिजल्ट डम्ब लक होता है, जिसे विजन माना जाता है, जो फ्लूक से ड्रिवन होता है। एक नेगेटिव आउटकम के साथ रिजल्ट फेलियर होता है, जिसे बैड लक माना जाता है, जो रेकलेसनेस से ड्रिवन होता है। सेक्शन ब्रेक। द मैकेनिक्स ऑफ मिसएट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंडिंग लक एंड रिस्क। फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर अपने काम में ऑथर मॉर्गन हाउसेल एक फंडामेंटल ट्रूथ को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे ज्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडल्स पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। लक और रिस्क जुड़वां भाई बहन हैं। ये दोनों इस सिंपल फैक्ट का रियलाइजेशन है कि लाइफ में हर आउटकम इंडिविजुअल एफर्ट के अलावा दूसरी ताकतों से गाइड होता है। आप 8 बिलियन लोगों की दुनिया में एक इंसान हैं, जो ट्रिलियंस मूविंग पार्ट्स से चलने वाली इकोनॉमी में नेविगेट कर रहे हैं। ये मानना कि आपके पर्सनल डिसीजंस अकेले आपके 100% फाइनेंशियल आउटकम्स को डिक्टेट करते हैं, एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिकल डेल्यूजन में जीने जैसा है। द डुअल फोर्सेस। आपकी इंडिविजुअल एफर्ट और डिसिप्लिन से आपका एक्चुअल लाइफ आउटकम तय होता है, जो एक्सटर्नल मैक्रो फोर्सेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें लक और रिस्क शामिल हैं। जब चीजें एक्सेप्शनली अच्छी होती हैं, तो हम एक साइकोलॉजिकल बायस की तरफ झुकते हैं, जिसे सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन कहा जाता है। हम अपनी इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और फॉरसाइट को क्रेडिट देते हैं। जब दूसरों के लिए चीजें खराब होती हैं, तो हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की तरफ झुकते हैं। हम उनकी नाकामी का कारण उनके इंटरनल फ्लॉज, जैसे आलस, ग्रीड या एड जजमेंट को मानते हैं, जबकि उन ओवरवेलमिंग मैक्रो फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने उनकी कमर तोड़ दी। कंसीडर करें कि यह ब्लाइंडनेस पॉपुलर इंडियन फाइनेंशियल लोकलोर में कैसे सामने आती है। द हर्षद मेहता बूम वेटेरन्स। लगभग हर इंडियन एक्सटेंडेड फैमिली में एक ऐसे बड़े अंकल होते हैं जिन्होंने 1991 में हर्षद मेहता की वजह से आई स्पेक्यूलेटिव मार्केट की लहर में किसी अननोन सीमेंट या टेक्सटाइल कंपनी के रैंडम इक्विटी शेयर्स खरीद लिए थे। जब मार्केट आसमान छूने लगा, तो उनका पोर्टफोलियो 10 फोल्ड बढ़ गया। हालांकि आने वाले डिकेड्स में इनमें से कई कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गईं, लेकिन अंकल ने अगले 30 इयर्स फैमिली डिनर्स पर बिना मांगे स्टॉक मार्केट एडवाइस देने में बिता दिए और सिस्टमिक मार्केट मैनिपुलेशन के उस छोटे से टाइम को अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग जीनियस समझते रहे। द क्रिप्टोकरेंसी एडवेंचरर्स। इमेजिन कीजिए एक 24 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जिसने मिड 2020 में सिर्फ सोशल मीडिया पर एक वायरल मीम देखकर किसी स्पेक्यूलेटिव क्रिप्टोकरेंसी टोकन में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए थे। 2020 से 2021 के अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल सेंट्रल बैंक मॉनेटरी एक्सपेंशन के दौरान वो टोकन 1200% बढ़ गया। उसने पैसे निकाले, एक लग्जरी सेडान खरीदी और यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेडिंग एडवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन कंसल्टिंग पेज स्टार्ट कर दिया। उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि उसे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर इकोनॉमिक्स की गहरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, जबकि वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो बस एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की टाइडल वेव पर राइड कर रहा था। द स्पेक्यूलेटर्स डेल्यूजन। इनपुट इंटरनेट हाइप के बेसिस पर स्पेक्यूलेटिव एसेट में 1 लाख रुपीस डालना, जिससे डिसीजन क्वालिटी लो रहती है। आउटकम ग्लोबल मार्केट लिक्विडिटी के कारण वैल्यू बढ़कर 13 लाख रुपीस हो जाती है, जिससे यह एट्रीब्यूशन मिलता है कि मैं एक मार्केट जीनियस हूं। द अर्ली टेक स्टॉक बेनिफिशियरीज। जिन फैमिलीज ने अर्ली 1990s में शुरुआत के आईटी एक्सपोर्ट पायोनियर्स के शेयर्स खरीदे और उन्हें डिकेड्स तक होल्ड करके रखा, वे अक्सर अपनी जनरेशनल वेल्थ का
क्रेडिट डीप वैल्यू रिसर्च को देते हैं। वे आसानी से भूल जाते हैं कि 1993 में लगभग कोई रिटेल रिसर्च प्लेटफॉर्म नहीं थे। पब्लिक बैलेंस शीट मैट्रिक्स पाना मुश्किल था और उनकी बाइंग आमतौर पर पड़ोस के बैंक क्लर्क की टिप पर बेस्ड होती थी। वे एक मैसिव ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट के इंटरसेक्शन पर थे, यानी Y2 के बग और वेस्टर्न आउटसोर्सिंग रिवॉल्यूशन, जिसने उनके मामूली कैपिटल को मिलियंस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेक्शन ब्रेक। मैक्रोटाइड्स वर्सेस माइक्रो एफर्ट, लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। फाइनेंशियल आउटकम्स में लग के असली मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हिस्टोरिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को एनालाइज करना हेल्पफुल होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल बिल गेट्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी को हाईलाइट करते हैं। 1968 में बिल गेट्स सिएटल के पास लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, जो पूरी दुनिया का अकेला ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास टेलीटाइप कंप्यूटर टर्मिनल था। 1968 में किसी हाई स्कूल एज स्टूडेंट के पास कंप्यूटर टर्मिनल का एक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 1 in a million थी। गेट्स अनडिनाइएबली ब्रिलियंट, हाइपर डिसिप्लिन थे और उनका फोरसाइट एक्सेप्शनल था, लेकिन उनके खुद के एडमिशन के मुताबिक अगर लेकसाइड स्कूल ने वो कंप्यूटर टर्मिनल नहीं खरीदा होता तो माइक्रोसॉफ्ट सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करता। गेट्स एक ब्रेथ टेकिंग प्रोपोर्शन की पॉजिटिव स्टैटिस्टिकल अनोमली के बेनिफिशियरी थे। स्टैटिस्टिकल अनोमली लेकसाइड 1968 में ग्लोबल हाई स्कूल स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन, रियल टाइम कंप्यूटर टर्मिनल का एक्सेस रखने वाले स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 300। लेकसाइड स्कूल एक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.00001%, 1 in 1 million। रिजल्ट बिल गेट्स को थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग आवर्स मिल गए, इससे पहले कि दुनिया के 99.9999% लोगों को पता भी चलता कि कंप्यूटर क्या होता है। इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप में इस डायनामिक के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल्स मिलते हैं। 1970s का IIT या IISc एडवांटेज। उन फाउंडर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने लेट 20th सेंचुरी में इंडिया के प्रीमियर सॉफ्टवेयर सर्विस पावर हाउसेस खड़े किए। NR नारायण मूर्ति और उनके को फाउंडर्स जैसे लोगों के पास एक्सेप्शनल टेक्निकल क्लैरिटी और ऑपरेशनल टेनासिटी थी। हालांकि वे एक नैरो हाईली स्पेसिफिक डेमोग्राफिक विंडो का भी पार्ट थे। ऐसे यंग इंजीनियर्स जिन्होंने सब्सिडी वाले स्टेट इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT से ग्रेजुएशन किया था, उस टाइम पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वॉल्यूम आज के मिलियंस की तुलना में एक टाइनी फ्रैक्शन हुआ करता था, और जिन्होंने वर्कफोर्स में ठीक उसी समय एंट्री की जब ग्लोबल कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्रॉस बॉर्डर सॉफ्टवेयर डिलीवरी को वाइबल बना दिया। उनका हार्ड वर्क रियल था, लेकिन उनके पीछे चलने वाली स्ट्रक्चरल विंड भी उतनी ही रियल थी। द इंडियन मैक्रो इन्फ्लेक्शन, इंडिविजुअल एफर्ट, रिग्रस टेक्निकल एजुकेशन, 80 आवर वर्क वीक्स और फ्रूगल कैपिटल मैनेजमेंट। मैक्रो टेलविंड 1991 लाइसेंस राज अबॉलिशन, Y2 के सिस्टम रेमेडिएशन क्राइसिस और रुपी डिप्रिसिएशन वर्सेस US डॉलर दोनों जेनरेशनल वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाते हैं। लाइसेंस राज से लिबरलाइजेशन का शिफ्ट मिड से लेट 20th सेंचुरी के कमर्शियल टाइटन्स को देखिए, जैसे धीरू भाई अंबानी। अडेन में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर बनने तक का अंबानी का राइज रॉ विल पावर, कमर्शियल ब्रिलियंस और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन की एक एपिक स्टोरी है। फिर भी उनकी हाइपर ग्रोथ 1970s और 1980s के इंडिया के खास रेगुलेटरी लैंडस्केप से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट लाइसेंस, हाई टैरिफ वॉल्स और स्टेट क्रेडिट एलोकेशन को सही से संभालना एक खास तरह के स्किल्स की मांग करता था, जो उस हिस्टोरिकल टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अगर वह 30 ईयर्स बाद पैदा हुए होते तो एक ओपन, हाइपर रेगुलेटेड और ग्लोबलाइज्ड मार्केट में इन्हीं स्ट्रेटेजीज के बिल्कुल अलग रिजल्ट्स निकले होते। बंसल अंकल को दोबारा समझते हैं। चैप्टर 2 सेक्शन 2.1 में हमने बंसल अंकल को देखा था, जो चांदनी चौक के एक शांत टेक्सटाइल मर्चेंट थे, जिन्होंने एक सिंपल 2 बेडरूम होम में रहते हुए 12 करोड़ रुपीस की फॉर्च्यून बनाई थी। बंसल अंकल में अनडिनाइबल पर्सनल डिसिप्लिन था। वह अपनी कमाई से बहुत कम में अपना खर्च चलाते थे, अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करते थे और कंज्यूमर डेट से बचते थे। हालांकि हमें उनकी स्ट्रक्चरल लक को भी मानना पड़ेगा। यह डायग्राम एक ऐसे मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है जो पर्सनल स्किल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जैसे कि एक्सट्रीम फ्रूगालिटी और डेट से बचने को स्ट्रक्चरल लक फैक्टर्स के साथ कंट्रास्ट करता है, जिसमें इनहेरिटेड बिजनेस नेटवर्क्स और प्राइम रियल एस्टेट होल्डिंग्स शामिल हैं। बंसल अंकल ने अपना एम्पायर सिर्फ पर्सनल ग्रिड के दम पर नहीं खड़ा किया। वह एक ऐसे सोशल इकोसिस्टम में पैदा हुए थे जिसने उन्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर इनफॉर्मल
लो इंटरेस्ट क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड की, एक फैमिली सेफ्टी नेट दिया जिसने शुरुआती बिजनेस शॉक्स को झेल लिया, और प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट तक पहुंच दी जो उनके फादर ने लेट 20th सेंचुरी में दिल्ली की लैंड प्राइसेस के हाइपर इन्फ्लेशन से पहले नॉमिनल कॉस्ट पर हासिल कर ली थी। 1985 में एक रूरल फार्मिंग बैकग्राउंड से आने वाला उतना ही टैलेंटेड और मेहनती इंसान अगर यही सिम बिजनेस स्ट्रेटेजी आजमाता तो उसे बहुत ज्यादा बोरोइंग कॉस्ट्स, जीरो ट्रेड क्रेडिट और बहुत भारी रेंटल बैरियर्स का सामना करना पड़ता, जिससे उसकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी बिल्कुल अलग होती। सेक्शन ब्रेक। द ट्विन डेंजर्स, ब्लाइंड मिमिक्री और डिस्ट्रक्टिव सेल्फ ब्लेम। लक और रिस्क के रोल को समझना आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इन दो ताकतों को इग्नोर करने से आप सीधे टू डे डेडली साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो मिडिल क्लास घरों को बर्बाद कर देते हैं। द ट्विन डेंजर ट्रैप्स, द इल्यूजन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ट्रैप 1, ब्लाइंड मिमिक्री। संजय मामा 2005 में रियल एस्टेट खरीदकर अमीर बन गए, इसलिए मुझे आज रियल एस्टेट खरीदने के लिए अपना बजट स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। ट्रैप 2, तिरनी ऑफ सेल्फ ब्लेम। कोविड की वजह से मेरा बिजनेस फेल हो गया, इसलिए मैं एक इनकम्पिटेंट लूजर हूं जिसे कभी दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ट्रैप 1, द डेंजर ऑफ ब्लाइंड मिमिक्री। पहला ट्रैप सक्सेसफुल लोगों की स्पेसिफिक टैक्टिकल मूव्स को ये मानकर कॉपी करना है कि उनका रिजल्ट पूरी तरह से उनकी अपनी चॉइस से ही आया था। आप देखते हैं कि एक सहकर्मी ने बुल रन के दौरान स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदकर 300% का रिटर्न कमाया, तो आप उसके पोर्टफोलियो की कॉपी करने के लिए अपना इमरजेंसी बफर लिक्विडेट कर देते हैं। आप एक अंकल को देखते हैं जिन्होंने 1998 में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदकर धन बनाया था, इसलिए आप आज एक टियर 3 सिटी के बाहर इलिक्विड प्लॉट खरीदने के लिए हाई इंटरेस्ट लोन ले लेते हैं। आप उस एक्शन की कॉपी कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग और टेलविंड से पूरी तरह से अनजान हैं जिसने उस एक्शन को सक्सेसफुल बनाया था। जब आप किसी लकी इन्वेस्टर के मूव्स को कॉपी करते हैं तो आप बिना किसी हिस्टोरिकल टेलविंड्स के उनका सारा टेल रिस्क ले रहे होते हैं। द मिमिक्री डिस्कनेक्ट। द विनर्स टाइमलाइन 2005 प्राइस टू इनकम रेशियो 3.5 times, अर्बन एक्सपेंशन फेज, बिगिनिंग रेंटल यील्ड 4.5%, मैक्रो लिक्विडिटी एक्सीलरेटिंग आउटकम 8 times, एसेट एप्रिसिएशन। योर मिमिक्री टाइमलाइन 2024 प्राइस टू इनकम रेशियो 11 times, अर्बन एक्सपेंशन फेज, मैच्योर और सेचुरेटेड रेंटल टेल यील्ड 1.8%, मैक्रो लिक्विडिटी टाइटनिंग आउटकम रियल वैल्यू स्टैग्नेशन। ट्रैप 2, द टिरेनी ऑफ सेल्फ ब्लेम। दूसरा ट्रैप कहीं ज्यादा दिल तोड़ने वाला है, खराब फाइनेंशियल आउटकम्स को अपने अंदर बैठा लेना जो मुख्य रूप से एक्सोजेनस रिस्क की वजह से हुए थे। जब पेंडेमिक के दौरान हरीश का किचन बिजनेस बंद हो गया तो उन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपये नहीं गंवाए, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। उन्होंने अगले 3 years सेल्फ फ्लैजिलेशन के साइकिल में फंसे रहकर बिताए, ये मानकर कि वे फंडामेंटली बिजनेस के लिए अनफिट थे। वे फिर से एक लो पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में लौट आए, ग्रोथ एसेट्स में कभी भी दोबारा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और पूरी तरह से डर के साए में काम करने लगे। हरीश ने एक क्लासिक कॉग्निटिव एरर किया, उन्होंने अपने पास्ट डिसीजन की क्वालिटी का इवैल्यूएशन सिर्फ उसके आउटकम की क्वालिटी के बेसिस पर किया। रैंडमनेस से चलने वाली दुनिया में एक ब्रिलियंट, हाईली रैशनल डिसीजन का भी कैटास्ट्रॉफिक आउटकम रिस्क की वजह से हो सकता है, जबकि एक गैर जिम्मेदाराना, रेकलेस डिसीजन एक लेजेंडरी विंडरफॉल लक की वजह से दे सकता है। यह कॉन्सेप्टुअल टेक्स्ट ब्लॉक 2 सिनेरियोज को कंट्रास्ट करके डिसीजन क्वालिटी और आउटकम क्वालिटी के बीच के डिस्कनेक्ट को इलस्ट्रेट करता है, और यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि फेवरेबल आउटकम्स रेकलेस चॉइसेस को वैलिडेट नहीं करते और डेवास्टेटिंग आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस को इनवैलिडेट नहीं करते। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से शॉर्ट टर्म आउटकम्स से जज करते हैं तो आप उन रेकलेस बेट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड देंगे जो लकी साबित हुई, और उन साउंड डिसिप्लिन डिसीजंस के लिए खुद को पनिश करेंगे जो खराब टाइमिंग का शिकार हो गए। सेक्शन ब्रेक। द इंडियन सोशल प्रेशर कंपैरिजन अक्रॉस अचीवमेंट्स। सेक्शन 3.1 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे सोशल कंपैरिजन स्पेंडिंग पर्सपेक्टिव से मिडिल क्लास बैलेंस शीट्स को तबाह कर देता है, जैसे पड़ोसियों की होड़ में कार अपग्रेड करने, किचन रेनोवेट करने और भव्य शादियां करने की मजबूरी। यहां हमें एक ही सिक्के का दूसरा खतरनाक पहलू देखने को मिलता है, अचीवमेंट्स के बीच कंपैरिजन। इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर लगातार परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग का माहौल है। द फैमिली कंपैरिजन मैट्रिक्स। संजय मामा को देखिए, उन्होंने 50 की एज तक 3 फ्लैट्स खरीदे। अपने कजिन विवेक को देखिए, उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना मनी डबल कर लिया। शर्मा जी के बेटे को देखिए, उसने एक कंपनी स्टार्ट की और फंडिंग रेज की। सेक्शन ब्रेक।
मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, संजय मामा ने 2005 के प्रॉपर्टी टेलविंड के दौरान खरीदा था। कजिन विवेक वो 4 लाख रुपीस छिपा रहा है जो उसने प्रीवियस डेरिवेटिव ट्रेड्स में गंवाए थे। शर्मा जी के बेटे के पास एक फैमिली बफर है जो उसके पर्सनल सर्वाइवल की गारंटी देता है। ये कंपैरिजन टॉक्सिक है क्योंकि ये लाइफ के आउटकम्स को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हर कोई एक लेवल सिंथेटिक ट्रैक पर 100 मीटर की रेस भाग रहा हो और सबने एग्जैक्ट सेम मिलीसेकंड पर स्टार्ट किया हो। रियलिटी में फाइनेंशियल लाइफ अनप्रेडिक्टेबल रास्तों और अलग अलग मौसम में दौड़ी जाने वाली एक मैराथन है, जहां कुछ रनर्स को स्टार्टिंग लाइन पर लाइट वेट रनिंग शूज दे दिए गए, दूसरों को कीचड़ में नंगे पैर दौड़ने पर मजबूर किया गया और कुछ को अचानक आई तेज हवा ने आगे धकेल दिया। द लेवल प्लेइंग फील्ड इल्यूजन। सोसाइटी क्या मानती है, स्टार्ट फिनिश तक ले जाता है, इक्वल स्टार्टिंग कंडीशंस, इंडिविजुअल ग्रिड का प्योर टेस्ट। असलियत क्या है? रनर ए टेलविंड प्लस फ्लैट ट्रैक के साथ, रिजल्ट विन होता है। रनर बी हेडविंड प्लस मडी ट्रैक के साथ, रिजल्ट लॉस होता है। डिफरेंट स्टार्टिंग कैपिटल, वेरिंग लक, अनइक्वल रिस्क एक्सपोजर। जब आप अपनी फाइनेंशियल वर्थ को अपने किसी सक्सेसफुल रिलेटिव के अचानक मिले फायदे से कंपेयर करना बंद कर देते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। आप रियलाइज करते हैं कि आपको न तो संजय मामा के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो से जलने की जरूरत है और न ही हरीश के बिजनेस क्लोजर को नीची नजर से देखने की। आप आउटकम्स को उनके असली रूप में देखना शुरू करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट, सिस्टमिक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल रैंडमनेस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स। सेक्शन ब्रेक। लक इंसुलेटेड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसे बनाएं? अगर लक और रिस्क ही फाइनेंशियल आउटकम्स तय करते हैं तो क्या इसका भी यह है कि इंडिविजुअल एफर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता? क्या हमें बस हाथ खड़े कर देने चाहिए, किस्मत के आगे सरेंडर कर देना चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लक और रिस्क की मौजूदगी स्ट्रेटेजी को यूजलेस नहीं बनाती, बल्कि यह तय करती है कि आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करनी चाहिए। आपका गोल ये प्रिडिक्ट करना नहीं है कि लक कहां स्ट्राइक करेगा या रिस्क कब आएगा। आपका गोल एक लक इंसुलेटेड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाना है, एक ऐसा सिस्टम जिसे गुड लक के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैड रिस्क का कोई एक झटका आपको गेम से बाहर न कर सके। द लक इंसुलेटेड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। आपका एसेट बेस। लक एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करें और अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएं, डिकेड्स तक गेम में बने रहें। ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करें, कभी भी एग्रेसिव लेवरेज का यूज न करें। रिस्क के अगेंस्ट खुद को इंसुलेट करें और टोटल रुइन से बचे 6 to 12 मंथ्स का लिक्विड बफर मेंटेन करें। एडिक्वेट प्योर टर्म और हेल्थ कवर बाय करें, कभी भी उस कैपिटल का रिस्क न लें जिसे आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां एक लक इंसुलेटेड सिस्टम के 3 फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं। रूल 1, सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं, साइजिंग पर भी फोकस करें। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है अपनी 100% एनर्जी आउटकम्स प्रेडिक्ट करने में लगा देना, जैसे कि क्या यह स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या इस प्लॉट की वैल्यू डबल होगी, और अपनी पोजीशन साइज करने पर 0% एनर्जी लगाना। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स जानते हैं कि एक्सट्रीम वेल्थ बनाने के लिए आपको हर टाइम सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये एश्योर करना है कि जब आप गलत हों यानी रिस्क, तो आपका नुकसान एक छोटा और मैनेजेबल अमाउंट ही हो, और जब आप सही हों यानी लक, तो आपको एक मीनिंगफुल अपसाइड मिले। पोजीशन एक्सपोजर उस मैक्सिमम कैपिटल के इक्वल टू है जिसे आप परमानेंटली लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हरीश ने अपने रेस्टोरेंट वेंचर को इस तरह स्ट्रक्चर किया होता कि वह अपनी कैपिटल से सिर्फ 3 लाख रुपीज ही कमिट करता और बाकी 4 लाख रुपीज के लिए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर सिक्योर कर लेता, तो पेंडेमिक का हिट पेनफुल जरूर होता, लेकिन उसके पूरे फाइनेंशियल बेस को खत्म नहीं करता। रूल 2, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिस्क को एलिमिनेट करें। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऐसा कोई भी एसेट, जॉब या फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसका कोलैप्स आपकी पूरी लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपकी नेटवर्थ का 100% एक ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लॉक्ड है, तो आप लोकलाइज्ड रियल एस्टेट, लीगल टाइटल डिस्प्यूट्स और इलिक्विडिटी के रिस्क में हैं। अगर आपकी इनकम का 100% किसी वोलेटाइल सेक्टर के सिंगल एम्प्लॉयर से आता है और आपके पास 0 लिक्विड बफर है, तो आप कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग रिस्क के सामने एक्सपोज्ड हैं। अगर आपकी सेविंग्स का 100% आपके अपने स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो आप इंडस्ट्री वाइड रेगुलेटरी या टेक्नोलॉजी शॉक्स के रिस्क में हैं। ट्रू फाइनेंशियल रेजिलियंस अलग अलग एसेट क्लासेज जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड इनकम लिक्विड रिजर्व्स और डेट फ्री ह्यूमन कैपिटल में डेलिब्रेट डाइवर्सिफिकेशन से आती है,
ताकि कोई भी एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट आपके पूरे घर को गिरा न सके। सिंगल पॉइंट वर्सेस डाइवर्सिफाइड। फ्रेजाइल आर्किटेक्चर 90%, रियल एस्टेट फ्लैट 10%, इलिक्विड गोल्ड, जीरो कैश बफर लीड्स टू वन लोकल मार्केट क्रैश, नेट वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेजिलियंट आर्किटेक्चर 40%, ब्रॉड इंडेक्स इक्विटीज 30%, शॉर्ट टर्म डेट या एफडीज 20%, इमरजेंसी बफर 10%, गोल्ड या लिक्विड कैश लीड्स टू ये किसी भी रीजनल या सेक्टोरल कोलैप्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। रूल 3, ऐसे गेम्स खेलिए जहां टाइम लक को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग ट्राई करते हैं या स्पेक्युलेटिव डिजिटल टोकन्स खरीदते हैं तो आप एक शॉर्ट टाइम फ्रेम गेम खेल रहे हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पर रैंडमनेस और नॉइज पूरी तरह से आउटकम्स को डोमिनेट करते हैं। आप एक फ्लॉलेस टेक्निकल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर भी किसी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी ट्वीट या अर्निंग्स अनाउंसमेंट की वजह से पूरी तरह वाइप आउट हो सकते हैं। हालांकि अगर आप 15 टू 20 ईयर के होराइजन में हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव एसेट्स के एक ब्रॉड बास्केट में जैसे लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो मैथ्स पूरी तरह फ्लिप हो जाता है। द टाइम हॉरिजन मैग्नीफायर, टाइम फ्रेम डोमिनेंट फोर्स, 1 day to 1 year रैन नॉइज स्पेकुलेशन, मैक्रो रिस्क 90%, 1 year to 5 years बिजनेस साइकिल्स, अर्निंग्स वोलेटिलिटी 50%, 10 years to 20+ years कंपाउंडिंग, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ 90%, 20 years के दौरान अर्निंग्स, इनोवेशन और इकोनॉमिक आउटपुट की लगातार कंपाउंडिंग की वजह से शॉर्ट टर्म बैड लक स्मूथ आउट हो जाता है। टाइम लक को एक वोलाटाइल अनप्रेडिक्टेबल एनिमी से एक स्टेडी रिलायबल अलाई में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द अल्टीमेट रिलीज, खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना। लक और रिस्क को समझना एक प्रोफाउंड इमोशनल डिविडेंड देता है जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन से कहीं आगे जाता है। यह आपको पीस ऑफ माइंड देता है। ये आपको अपने वेल्दी रिलेटिव फैमिली डिनर पर माहौल जमाने वाले संजय मामा को बिना इनएडेक्वेट जेलस फील किए या उनकी पास्ट मूव्स को कॉपी करने के लिए डेस्परेट हुए बिना देखने का मौका देता है। आप स्माइल कर सकते हैं, उन्हें उनकी गुड फॉर्च्यून पर कांग्रेचुलेट कर सकते हैं और ये रियलाइज कर सकते हैं कि उनकी जर्नी टाइमिंग और मैक्रो टेलविंड्स के एक यूनिक कन्वर्जेंस से शेप हुई थी जिसे आज रिकेट नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आपको पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स के लिए खुद को फॉरगिव करने की परमिशन देता है। अगर आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें सडन मार्कडाउन आया, अगर आपने कोई घर ऐसे टाइम खरीदा जिसके ठीक बाद डिकेड तक प्राइसेज फ्लैट रहे, या अगर आपकी बेस्ट प्लानिंग के बावजूद कोई स्मॉल बिजनेस एफर्ट फेल हो गया तो खुद को कोसना बंद कीजिए। डिसीजन प्रोसेस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कीजिए। क्या आपने ग्रीड में आकर काम किया या डिसिप्लिन रिसर्च के साथ? क्या आपने अपने रिस्क साइजिंग को मैनेज किया या आपने ओवर लेवरेज किया? अगर आपका प्रोसेस सही था और आपका रिस्क कंट्रोल में था तो नेगेटिव आउटकम आपकी कोई पर्सनल मॉरल विफलता नहीं थी। यह सिर्फ रिस्क वही कर रहा था जो वह इंसानी बिजनेस की शुरुआत से करता आया है। आप झटका सहते हैं, स्ट्रक्चरल सीख लेते हैं, अपना बफर एडजस्ट करते हैं और वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। यह टेक्स्ट डायग्राम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल बिलीफ्स और साइकोलॉजिकल फ्रीडम पर फोकस्ड मॉडर्न माइंडसेट के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाता है और यह इलस्ट्रेट करता है कि रिलेटिव सक्सेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर अपने पर्सपेक्टिव को कैसे रिफ्रेम करें। जब आप लिक्विड बफर्स और डाइवर्सिफाइड एसेट्स के जरिए अपनी लाइफ को रिस्क से सुरक्षित कर लेते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए आप किसी चमत्कारी गुड लक पर डिपेंड नहीं रहते। आप अचानक मिलने वाले फायदों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आप फैमिली स्टेटस गेम्स के थका देने वाले कंपटीशन में कॉम्पीट करना बंद कर देते हैं। आप इंट से इंट जोड़कर अपना किला बनाते हैं, शांति से, तरीके से और पेशेंस के साथ, ये जानते हुए कि जब तक आप गेम में टिके रहते हैं और पूरी तरह बाहर होने से बचते हैं, कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म मैथ आखिरकार वही इकलौती जीत दिलाएगा जो सच में मायने रखती है, कंप्लीट पर्सनल फ्रीडम। फिर भी इस पेशेंट और सिस्टमैटिक रास्ते पर बने रहने के लिए हमें इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट में गहराई से बसी आखिरी साइकोलॉजिकल रुकावट का सामना करना होगा। ये सोच कि पैसे बचाने के लिए कड़वाहट भरी और लगातार सेल्फ डिनायल की लाइफ जीनी पड़ती है। कई लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को उदास सेक्रीफाइस की उम्रकैद की तरह देखते हैं, कभी अच्छे डिनर का मजा न लेना, कभी यादगार फैमिली वेकेशन पर न जाना और अनसर्टेन फ्यूचर के नाम पर नॉर्मल इंसानी इच्छाओं को लगातार दबाते रहना। अब समय आ गया है कि इस डिस्ट्रक्टिव मिथ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। पढ़ना जारी रखें। 3.7 सेविंग इज अ नॉट डिप्राइवेशन, इट्स फ्रीडम रीराइटिंग द मिडिल क्लास नैरेटिव।